Hello students, today we are doing chapter number 10 that is financial market and आज lecture 4 है financial market का जिसमें मैंने topics cover किए हैं meaning of stock exchange, functions of stock exchange and constituents of depository system। तो आपने लास्ट क्लास पढ़ा ही होगा। लास्ट क्लास में जो है हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड ये स्टॉक एक्सचेंज आपका सेकेंडरी मार्केट है। आज की वीडियो में मैं सेकेंडरी मार्केट कवर करने जा रही हूँ। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर आप देखो स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट में मेंशन्ड है एंड वो डेफिनेशन है एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आपका स्टॉक एक्सचेंज क्या है? कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, whether incorporated or not, मतलब कि इसका incorporation mandatory नहीं है, established for the purpose of assisting, regulating and controlling। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन पर्पस क्या है? असिस्ट करना, रेगुलेट करना एंड कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना, क्या असिस्ट करना और क्या रेगुलेट करना? बिजनेस को। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑफ बिजनेस में भी क्या चीज? बाइंग एंड सेलिंग या फिर डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो अगर ये डेफिनेशन आप ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। मैंने जो है अलग अलग कलर्स से मार्क कर दिया है यहाँ पर। तो आप जो है इस तरीके से इस डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो एंड एक एक पॉइंट की तरह इस डेफिनेशन को आप पढ़ लो तो इजीली जो है ये डेफिनेशन आपको समझ में भी आ जाएगी एंड आपको याद भी हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग इट कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है आपका? एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, established फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग क्या? ऑफ बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो यहां पर जो है आपको इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स में डेफिनेशन पढ़नी है। एक चीज और यहाँ पर जो मेंशन्ड है, established फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, तो यहाँ पर आप एक कीवर्ड के थ्रू इस 3 वर्ड्स को याद रख सकते हो, डेट इज ARC, आर्क। ठीक है, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्दर मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे भी मैंने एक ट्रिक मेंशन की है। आपको इस कोड वर्ड से ये सारे पॉइंट्स इजीली याद हो जाएंगे। CP + PP, ठीक है, ये कोड वर्ड आप याद कर लो, CP + PP। इस कोड वर्ड से जो है आपको ये सारे पॉइंट्स इजीली याद हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। C contributes to economic growth। तो जो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये क्या करता है? इसमें जो है स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज, अलग अलग कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो है ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि एक बंदा अगर खरीद रहा है कोई भी सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली कम दाम में वो खरीदना चाहेगा एंड अगर वो कम दाम में खरीद रहा है तो ऑब्वियसली तभी बेचना चाहेगा जब उसकी प्राइस राइज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में शेयर्स खरीदे एंड जब उसकी प्राइस 200 हो गई तो उसने बेच दिया, तो 100 रुपीज तो उसने अर्न किया ना। तो इस तरीके से अगर आप ढेर सारे इन्वेस्टर्स का पार्ट देखोगे तो कुछ ना कुछ कैपिटल का फॉर्मेशन होता रहेगा। और सेकेंड पॉइंट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो हमारे कोडवर्ड के हिसाब से आप देखो C के बाद भी आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर जो है आप देखो कि जो स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट ही सेकेंडरी मार्केट मतलब हमारा स्टॉक मार्केट, ठीक है, डिसाइड करता है कि प्राइस क्या होंगी सिक्योरिटीज की। ये प्राइजेस जो हैं अब कंपनीज डिसाइड नहीं करती। तो स्टॉक मार्केट जो है ये देखता है कि उन सिक्योरिटीज की डिमांड क्या है एंड सप्लाई क्या है। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इन सिक्योरिटीज की प्राइस डिसाइड की जाती है एंड जो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल कंपनीज होंगी, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज होंगी, उनकी सिक्योरिटीज की प्राइस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो है लोग उनकी सिक्योरिटीज को ज्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए जो है उनकी प्राइसेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी। थर्ड पॉइंट, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। तो सीधी सी बात है कि जो सेवर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पैसा जो है सही जगह पर लग रहा है, मतलब कि वो जो है अपने पैसों को ज़्यादा प्रॉफिटेबल चैनल्स में लगा रहे हैं। अब जैसे कि किसी भी कंपनी की आप सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो
तो वो कंपनी जो है पैसे लेकर के क्या करेंगी, अपना बिजनेस रन करेंगी एंड उससे जो है और प्रॉफिट अर्न करेंगी एंड साथ में इससे जो है आपका भी फायदा होगा, आप भी जो है उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसलिए बोला गया है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड ये आप किसके थ्रू कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है आप अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी। तो यहाँ पर जो है जब आप सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहो परचेज कर लो एंड जब आपको लगता है कि नहीं आपको पैसों की जरूरत है तो आप उन सिक्योरिटीज को बेच दो, अपनी सिक्योरिटीज को मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसलिए जो है यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पर आप जो है सिक्योरिटीज को खरीद भी सकते हो एंड जब चाहो उसको आप बेच भी सकते हो। Our next point is economic barometer। तो बैरोमीटर तो आप जानते हो वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमी का बैरोमीटर बोला गया है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको शो करेगा, उसको मेजर करके दिखाएगा कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पर जो है आप ये समझ सकते हो कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी मेजर चेंज आता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कोई भी मेजर चेंज आता है तो वो शेयर्स की प्राइस के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, इकोनॉमिक सिचुएशंस हमारी सही नहीं चल रही थी, तो आपने सुना होगा कि जो शेयर्स के सिक्योरिटीज के प्राइसेस थे वो क्या हो गए थे, फॉल हो गए थे। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। स्टॉक एक्सचेंज के दूसरे नेम भी हैं, लाइक पल्स ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक मिरर भी बोलते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर तो बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ये समझ सकते हो कि कोई भी चेंज, कोई भी मेजर चेंज अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी में आ रहा है तो वो शेयर के प्राइसेस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाता है, दिख जाता है वहां पे हमें। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जो स्टॉक मार्केट होता है वो सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करता है, तो आपके पैसे जो है वहां पर सेफ हैं। आप कोई भी कंपनी जो है आपके पैसे लेकर के नहीं भाग पाएगी क्योंकि वहां पे सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज जो हैं वो ट्रेड की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। तो इक्विटी कल्ट वर्ड जो है, इक्विटी कल्चर, कल्ट वर्ड जो है कल्चर से बना है। यहाँ पर आप देखो जो इक्विटी का कल्चर है मतलब कि लोग जो है अवेयर नहीं थे पहले कि सिक्योरिटीज में कैसे जो है डील किया जाता है। वो जो सिक्योरिटीज से बचते थे, परचेज नहीं करते थे, वो बैंक में पैसे जमा कर देते थे, बट शेयर्स वगैरह में, सिक्योरिटीज वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बट स्टॉक एक्सचेंज जो है टाइम टू टाइम पीपल को एनकरेज करती है कि आप जो है ओनरशिप सिक्योरिटीज में डील करो, आप इन्वेस्ट करो। लोगों को क्या करती है, एजुकेट करती है कि आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जैसे आजकल देखते होगे ना टीवी पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बहुत ढेर सारे एड्स आते हैं एंड लास्ट में ये भी बोलता है दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो वो जो है उसका बेनिफिट भी बताता है एंड ये भी बोलता है कि आप जो है सोच समझ करके इन्वेस्ट करना। तो इस तरीके से क्या है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप जो है इन सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करके जो है मतलब कि जो भी आप अर्न कर रहे हो अपनी अर्निंग्स को और इंक्रीज करना। तो यहाँ पर जो है आप जो है अपने पैसों को बढ़ा सकते हो, आप जो है ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हेल्दी स्पेक्यूलेशन में डील करता है। वो बोलता है कि आप जो है सही तरीके से अपनी सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप देखो टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज द स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर जो है आप खरीद भी सकते हो सिक्योरिटीज को, बेच भी सकते हो। एंड यहाँ पर आप ये देखो कि अगर आपने 100 रुपये में खरीदा, आप 200 में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो ना। तो कोई भी बंदा जो है सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट इसीलिए करना चाहता है कि वो जो है हायर रिटर्न गेन कर सके। तो यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जो है स्पेकुलेशन का स्कोप प्रोवाइड करती है ताकि आप जो है हायर रिटर्न अर्न कर सको।
नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब आपको लगेगा कि नहीं हम जो है सिक्योरिटीज में पैसे लगा करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो एक हैबिट जो है खुद ही आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि आप जो है ज़्यादा पैसे बचाओ एंड फिर जो है उनको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करके जो है आप अपनी सेविंग्स के थ्रू और ज़्यादा अर्न कर पाओ। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लोगों को एनकरेज करता है कि आप जो है ज़्यादा पैसे सेव करो एंड फिर जो है इन कॉरपोरेट सेक्टर्स के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो, ताकि कंपनीज भी, कॉरपोरेट सेक्टर्स भी ज़्यादा अर्न कर पाए एंड आप भी जो है ज़्यादा अर्न कर पाओ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जो है आप जान लो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के, एक तो है डिपॉजिटरी, दूसरा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिपॉजिटरी कौन होते हैं। तो डिपॉजिटरी जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखते हैं। तो सीधा सा आप समझो डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखते हैं। डिपॉजिटरी में होता क्या है, इन्वेस्टर जो है डिपॉजिट कर सकता है, अपने शेयर्स को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन खुद से नहीं कर सकता, वो जो है अपने एजेंट के थ्रू करवा सकता है। यहाँ पे ध्यान से आप समझो, जो इन्वेस्टर होता है वो जो है डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकता है, शेयर्स को डिपॉजिट भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन वो सेल्फ नहीं कर सकता, वो जो है किसी एजेंट के थ्रू ही कर सकता है एंड उन एजेंट्स को जो है हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिपॉजिटरी जो है वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सिक्योरिटीज़ को, जैसे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, इन सारी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिटरी जो है इंटरेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स से थ्रू द एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, यहाँ पर बीच में एक एजेंट होते हैं जिनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका फीचर है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये जो है सिर्फ तभी सर्विसेज दे सकते हैं जब उनको सेबी से सर्टिफिकेट मिल गया हो, मतलब कि वो जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अगर रजिस्टर्ड हैं तभी जो है वो आपको सर्विसेज दे सकते हैं या फिर डिपॉजिटरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या करना होता है कि एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है विद एनी डीपी डिपॉजिटरी से इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये जो है डिपॉजिटरी को हेल्प करते हैं किस चीज़ में, डिपॉजिटरी जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है, जो डिपॉजिटरी होते हैं ये जो है मॉर्गेज करने में भी, मतलब कि लोन लेने में भी आपकी हेल्प करते हैं। जो आपकी सिक्योरिटीज़ ऑनलाइन है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है, उनको जो है आप गिरवी रख सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो बैंक लोन लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो डिपॉजिटरी है ये इशू करते हैं रिसीट ऑफ बोनस शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अगर आपको कोई बोनस शेयर मिल रहा है तो उससे भी रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह वो डिपॉजिटरी के थ्रू ही होंगी। एंड लास्ट पॉइंट है, जो डिपॉजिटरी होते हैं ये जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरीके से बैंक में नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको मिलती है उसी तरीके से ये डिपॉजिटरी भी आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी आपके डीमैट अकाउंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरीज इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है दो डिपॉजिटरीज हैं हमारे इंडिया में, एक है NSDL और दूसरा है CDSL। तो हम सबसे पहले NSDL पढ़ते हैं। NSDL में आप देखो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL ये जो है हमारी पहली डिपॉजिटरी है, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है विच इज फंक्शनिंग इन इंडिया। ये बनी कैसे थी? इट वॉज प्रोमोटेड एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ IDBI, UTI एंड NSE। NSE तो आप जानते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये इन तीन का जॉइंट वेंचर था ये NSDL, IDBI, UTI एंड NSE। नेक्स्ट है CDSL, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये सेकेंड डिपॉजिटरी है
विच वॉज सेटअप इन इंडिया आफ्टर NSDL। ठीक है, सबसे पहले NSDL आई, फिर CDSL आई। एंड ये कैसे प्रमोट हुई थी? ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू प्रमोट हुई थी। तो यहाँ पर जो है आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो NSDL है, ठीक है, वहां पर NSE है और CDSL में BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के। इन्वेस्टर जो है सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इंटरैक्ट कर सकते हैं, डिपॉजिटरी से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर सकते किसी भी डीलिंग के लिए। जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी शेयर ब्रोकर्स, कोई भी बैंक, ठीक है, ये सब जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले कर सकते हैं सेबी से रजिस्टर्ड होने के बाद। अब जो है हम ये देख लेते हैं, बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होती है कि डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में आखिर डिफरेंस क्या है, वो जो है यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। तो आप जो है इसको आप ध्यान से समझना, जो डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। तो डिपॉजिटरी जो है कस्टोडियन होते हैं सिक्योरिटीज के, ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स के बिहाफ में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी ही हमारी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये ऑथराइज्ड होते हैं कि ये जो है हमारे अकाउंट्स को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रख पाएं। एंड एक सीधी सी बात है, यहाँ पर आप ये समझो, जो डिपॉजिटरीज होते हैं उनके एजेंट होते हैं आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से आप डायरेक्टली डील कर सकते हो, लेकिन डिपॉजिटरी से आप डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही डिपॉजिटरी से डील कर सकते हो। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी हमारे सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो टाइप है आपके डिपॉजिटरी के वो है NSDL और CDSL। और आप जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में देखो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, ब्रोकर्स, NBFCs, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ये भी क्या हो सकते हैं, आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। फंक्शन जो आपके डिपॉजिटरी का है वो ये है कि इंटरमीडियरी की हेल्प से ये जो है आपके अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का फंक्शन क्या है, ये जो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करेंगे, किसके किसके बीच में, इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी का पर्पस ये है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बहुत ही तेजी से, स्पीड में, इकोनॉमिक वे में, ठीक है, कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखो, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये क्या फैसिलिटेट करते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन फैसिलिटेट करते हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि आप सारी चीजें जो है डीमैट फॉर्म में जो है कंडक्ट कर पाओ। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोट किया है। एग्जाम्पल देखो आप, Raghav who opens a demat account with the ICICI Bank. ICICI Bank is registered with NSDL. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ICICI बैंक ये आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, NSDL डिपॉजिटरी है, एंड राघव जिसने अपना अकाउंट ओपन कराया है वो कौन है, इन्वेस्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक था, आई नो, बट मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप जो है एक बार वापस से पढ़ लेना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।